back to my channel. My name is Prachi Sharma and today's video is a part of a series that is going on, that is Unit 1 for grade 11th ISC students. In today's video, so this is in continuation to the last session. In the last session we worked on the acids and how to get their ions. We covered two parts, that was sulfuric, that means ic acid से 8 ion and us acid से 8 ion. Example, sulfuric acid से sulfate ion and sulfurous acid से sulfite ion. So this we covered in the last session. In today's session we are going to continue further and we are going to work on another concept, that is ortho and meta acids. So without wasting any time, let's get started. All right students, चलिए आगे बढ़ते हैं. The students who are well versed, जो last session में हुआ था, they can skip ahead about 4 to 5 minutes. In the starting, we are gonna revise on what we covered and we are gonna quickly look at a few things. So let's get started with that. जल्दी जल्दी करेंगे. For example, nitric acid. मैं directly formulas लिखूंगी and you should be able to relate कि हमने last session में क्या पढ़ा था. So first was nitric acid. So nitric acid का formula क्या है? HNO3. नाइट्रिक एसिड IC, इक एसिड से 8 आयन. सो इसका आयन क्या बनेगा? बनेगा NO3 माइनस. क्यों? हमने हाइड्रोजन माइनस किया है. ठीक है. देन वी हैव सल्फ्यूरिक. सल्फ्यूरिक वाज H2SO4. उसका हाइड्रोजन कितने माइनस होंगे? 2. सो हमारा आयन क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक इक से 8. मैं ऊपर लिख देती हूं, इक एसिड टू 8 आयन. सो इसका क्या बना हमारा? SO4 2 माइनस. नेक्स्ट वी आर टेकिंग इज फॉस्फोरिक. सो फॉस्फोरिक इज H3PO4. इसमें है 3 हाइड्रोजन्स माइनस 3 हाइड्रोजन्स. इट केम आउट टू बी PO4 3 माइनस. ठीक है. नेक्स्ट इज हमने और कौन से करे थे? अस एसिड, OUS. अस एसिड से क्या बनता है स्टूडेंट्स? रिपीट आफ्टर मी. क्या बनता है? 8 आयन. सो 8 ion. Let's quickly revise. So nitrous acid, that was HNO2. उससे बनेगा नाइट्राइट आयन. इसके हाइड्रोजन्स माइनस करें तो आपको मिलेगा NO2 माइनस. नेक्स्ट इज सल्फ्यूरस एसिड. So that will be H2SO3 minus hydrogen. You're gonna get SO3 2 minus. ठीक है. That was sulfite ion. Now next is phosphorus. So phosphorus would be H3PO3. इसका बनेगा phosphite ion and that will be PO3 3 minus. क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हुए. ठीक है. आई बात समझ में? दिस इज व्हाट वी डिड इन द कॉन्सेप्ट. और हमने पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे. दैट वाज पर क्लोरिक एसिड. इन सबको एक साथ लिख लें आप. पर क्लोरिक एसिड दैट वुड बी HClO3. Sorry, not HClO3, HClO4, because that was chloric acid. Then let me make it a little bit in a form of a chart. So perchloric acid HClO4. Then we had chloric acid HClO3. Then we have chlorous acid, that is HClO3. Then sorry, HClO2, एक ऑक्सीजन कम होगा. Then we have hypochlorous acid, that is HClO. ठीक है. ये एसिड्स करे थे. अब इनके फटाफट हम आयंस बनाते हैं. सो हाइपोक्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा? परक्लोरेट आयन. फॉर्मूला क्या होगा? ClO4 माइनस. नेक्स्ट इज क्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा? क्लोरेट आयन. फॉर्मूला क्या होगा? ClO3 माइनस, नॉट 2 माइनस, जस्ट माइनस. एक ही हाइड्रोजन है. देन यू हैव क्लोरस एसिड, सो क्लोराइट आयन. फॉर्मूला क्या होगा? ClO2 माइनस. हाइपोक्लोरस एसिड तो क्या बनेगा? हाइपोक्लोराइट आयन. हाइपोक्लोराइट आयन. फॉर्मूला क्या हुआ? ClO माइनस.
ये एक साथ लिख लें क्योंकि ये भी आपके सारे इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस इतना नहीं आएंगे, मे बी बाय चांस दे कैन गिव यू, बट ये आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब इन एसिड्स को और क्या बोला जाता है? दीज एसिड्स आर नोन एज, अगर आपने नोटिस किया हो सब में क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, सो दीज आर नोन एज फैमिली ऑफ क्लोरीन एसिड्स, or you can also call it as oxy acids of chlorine. Oxy acids मतलब ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन कंटेन करते हैं, दैट इज द रीजन दीज एसिड्स आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. दे आर ऑल्सो नोन एज फैमिली ऑफ क्लोरीन एसिड्स, ठीक है। तो ये कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन. इन सबको एक साथ लिख लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक साथ इन्हें रिवाइज करें, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर टुडेज सेशन, जहां से हमें आज स्टार्ट करना है, दैट इज oxalic acid, then acetic acid, then orthoboric acid, ठीक है. इनसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड. अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज COOH, कार्बन से कार्बन कनेक्टेड COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, राइट. अब ऑक्सैलिक एक एसिड से 8 आयन बनता है, so that will be oxalate ion. Oxalate ion. जो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी खुद कर पा रहे हैं, वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट. नाउ ऑक्सलेट आयन में एक बात देखते हैं, हाउ डू वी राइट इट? सो COO माइनस, कार्बन से कार्बन कनेक्टेड COO माइनस. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि मैम कैन वी राइट इट -2? आप लिख सकते हो, बट दिस इज द प्रिंसिपल फॉर्मेट ऑफ representing an oxalate ion, ठीक है. COO minus, bond between carbon carbon and then COO minus. Your teachers may deduct marks for writing -2 and combining it, because ये हमारा principal format है and this is acceptable in the board exams. So make sure that you're focusing on what is the general standard method of writing answers. So this is the exact way you should be representing it, ठीक है. Now acetic acid. अब acetic acid क्या होता है? That is CH3COOH, ये आपने 10th ग्रेड में करा है. CH3COOH. अब एक एसिड से 8 आयन, तो एसिटिक एसिड का क्या बनेगा? एसीटेट आयन. एसीटेट आयन. और अब इसका आयन क्या होगा? अब अगर आपको याद हो, पिछले सेशन में व्हेन आई वाज टीचिंग यू, आई सेड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स निकालने होते हैं. रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कह सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कह सकते हैं, हमें वो हाइड्रोजन रिप्लेस करने होते हैं. आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट हाइड्रोजन. ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड यू नीड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू ब्रेक दिस बॉन्ड. अब हम इतना तो नहीं कर रहे हैं, हम तो आयन फॉर्म कर रहे हैं. So for forming ions, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, वो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है. तो इस केस में हमारा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हुआ जो रिप्लेस कर सकता है और जो बॉन्ड ब्रेक करेगा? दैट विल बी योर हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है. सो इस केस में हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, हमारा आयन क्या बनेगा? दैट विल बी CH3COO नेगेटिव. CH3COO नेगेटिव, ठीक है. अब जब इतनी बात कर ही रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि एसिडिक हाइड्रोजन्स आपके होते कौन कौन से हैं. सो लेट्स वर्क ऑन एसिडिक हाइड्रोजन्स ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. सो एसिडिक हाइड्रोजन आप लिख लीजिए. एसिडिक हाइड्रोजन्स वो हाइड्रोजन्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के जो इजीली रिप्लेसेबल होते हैं. दैट मीन्स अगर आपके पास बॉन्ड है, आप आराम से उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, ठीक है. So easily replaceable hydrogen is your acidic hydrogen, ठीक है. अब कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड है H, तो वो इजीली रिप्लेसेबल होगा और एसिडिक होगा. अगर आपका नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो, अगर आपका सल्फर से कनेक्टेड है तो भी होगा,
और अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड हो, सिंगल बॉन्ड में नहीं। सो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा तो भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो भी कनेक्टेड होगा। अब अगर हम इसमें प्रायोरिटी देखें तो प्रायोरिटी में सल्फर आपका लास्ट में आता है, जो पहले बाकी हैं वो पहले आते हैं इन द प्रेफरेंस लिस्ट कि इजी कौन सा है, ज्यादा इजी कौन सा है। तो सल्फर वाला इतना ज्यादा इजी नहीं है बट रिमूवेबल है, बाकी ज्यादा इजी है। ठीक है, सो दीज आर योर एसिडिक हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब समझ में आया। जब भी आपसे कहा जाएगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या फिर आपसे कहा जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू ऑर्थोबोरिक। नाउ अगर आई से ऑर्थोबोरिक और आई से जस्ट बोरिक, इट्स द वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ऑर्थोबोरिक या बोरिक एसिड एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड, अगेन एक की आवाज आ रही है हमें, एक एसिड है तो 8 आयन बनेगा। ठीक है, अब तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रही होगी ये चीज कि अगर एक एसिड है तो 8 आयन बनेगा। ये है ऑर्थोबोरिक, तो आयन का नाम क्या होगा? ऑर्थोबोरेट आयन। ऑर्थोबोरेट आयन। अपने नोट्स अपने ही हाथ से बनाएंगे और बोल बोल के बनाएंगे तो आपके लिए वो नोट्स बहुत वैल्यूएबल होंगे। You will be able to relate to it, you will be able to recall from them very easily. ठीक है, so make sure that you do that. So ऑर्थोबोरिक में हमारे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इस वजह से BO3 के ऊपर 3 माइनस का चार्ज है। Now ये हुई अब तक की बात। Now let's move on जहां पे मैंने लास्ट सेशन छोड़ा था। लास्ट सेशन मैंने आपसे कहा था कि इन दिस सेशन we'll be working on नाइट्राइड, फॉस्फाइड, IDE आयंस पे हम काम करेंगे। So let's get started with that. बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस केस में थोड़े से डाउट होते हैं, सो प्लीज हर एक स्टेप ध्यान से सुनना। सो लेट मी स्टार्ट विद नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन, देन वी हैव फॉस्फाइड आयन एंड वी हैव सल्फाइड आयन, IDE आयन। ठीक है, अब आराम से सुनिए। IDE आयन, IDE का मतलब क्या है? IDE is represented by a single letter। मतलब अगर आपको IDE आयन दिखेगा, that means you have a single letter representation in that. This means nitride ion is represented just by a single N, phosphide is represented just by a single letter P, and sulfide is represented by a single letter S। ठीक है, कुछ और कनेक्टेड नहीं है, इंडिविजुअल लेटर्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं। बहुत ध्यान से हर एक स्टेप पे ध्यान दीजिए ताकि अगर कोई और आता है आपके पास अल्फाबेट, सॉरी नॉट अल्फाबेट, एन एलिमेंट, यू आर एबल टू फिगर आउट कि क्या करना है। तो ध्यान से सुनिए, एटॉमिक नंबर पे ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर लिखिए, नंबर ऑफ शेल्स निकालिए। सो नंबर ऑफ शेल्स K और L है, इसमें होगा K, L और M, और इसमें भी होगा K, L एंड M। ये हमारे शेल्स होते हैं, करेक्ट। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? दिस विल बी 2, 5, दिस विल बी 2, 8, 5 and this will be 2, 8, 6। करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन्स ये एलिमेंट गेन करे या लूज करे टू गेन द क्लोजेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्टेट। दैट मींस 8 लाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करे या लूज करे। सो 2, 5, करेक्ट। इसका मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट? सो दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली इसमें कितना होगा? इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी और इस केस में उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। ये हमें पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे। अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाऊं, सो दैट विल बी, लेट मी टेल यू,
जब आपने एक बार वैलेंसी फिगर आउट कर ली या फिर लास्ट वैलेंस शेल में आपने ये फिगर आउट किया कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत है टू गेन द क्लोजेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, आप लिखेंगे n, जितना आपकी वैलेंसी आई है वो लिख के आप नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, दैट्स इट, N3-, दिस इज योर नाइट्राइड आयन। फॉस्फाइड आयन क्या हुआ, P3-, सल्फाइड आयन क्या हुआ, S2-। आई बात समझ में कि क्या करना है? अब आप एक ट्राई करिए, आई एम गिविंग यू ऑक्साइड आयन टू ट्राई। ऐसे ही अगर आपको पता है तो भी मेथड फॉलो करिए, क्योंकि एग्जाम में जो आपको पता है वो नहीं आएंगे। ऑक्साइड आयन, एटॉमिक नंबर भी आपको बता देती हूँ, एटॉमिक नंबर इज 8। ठीक है, पॉज करिए, ट्राई करिए, जिन्हें मेरे साथ सॉल्व करना है लेट्स कंटिन्यू। ऑक्साइड आयन एटॉमिक नंबर 8 आ गया, लेट्स क्विकली राइट द कॉन्फिगरेशन, दैट विल बी 2-6। कितने इसे गेन करने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत है। सो अब क्या फॉर्मूला बना, O2-, दिस इज व्हाट, ऑक्साइड आयन। आई बात समझ में? अब इस केस से हमें क्या समझ में आता है, इस केस से हमें यह समझ में आता है कि जो भी हमारा आइड आयन होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि आप 2- लगा रहे हैं, दैट मीन्स इट ऑलरेडी हैज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ऑक्साइड और आइड आयंस विल ऑलवेज हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी वेरी कॉमन, जिसमें वो आपसे किसी भी रिलेशन में ये पूछ लेंगे कि आइड आयन वाले ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, सो आइड आयंस ऑलवेज हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। प्लीज एक नोट बना के लिख लीजिए, आइड आयंस हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। आगे बात समझ में? और हमने 4 आइड आयंस पढ़े हैं, यही 4 आते हैं घूम फिर के, प्लीज इन्हें याद रखिएगा। सो दैट वुड बी नाइट्राइड N3-, और आपको याद हो जाने चाहिए, फॉस्फाइड will be P3-, सल्फाइड will be S2-, and ऑक्साइड that is O2-। यही 4 हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखिए। नाइट्राइड फॉस्फाइड इनके 3-3 हैं, सल्फाइड ऑक्साइड 2-2 हैं, ठीक है, इनके 2-2 है। सो दैट्स इट, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे घूम फिर के। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर able to memorize them and write proper notes. Now let's move to the next topic that I told you about, that was ortho acids and meta acids. एक नई हेडिंग डाल लीजिए, ortho acids and meta acids। ठीक है, let's get started with the first one, example से start करते हैं, ठीक है। so ऑर्थो एसिड्स, अब ऑर्थो एसिड्स में लेट मी गिव यू ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H3BO3, करेक्ट। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, जब भी हम ऑर्थो एसिड से मेटा एसिड बनाते हैं, ऑर्थो से मेटा जाते हैं, वी subtract 1 water molecule, that means we deduct 1 water molecule। अगर ऑर्थोबोरिक एसिड से एक वाटर माइनस करेंगे आपका मेटा एसिड आएगा। लेट्स ट्राई दैट आउट। अब आप इसमें से H2O माइनस कर रहे हैं, अगर आप H2O माइनस करते हैं, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, 1H, B है ही नहीं, B को एज इज O2, HbO2। जब एक वाटर माइनस हुआ यू गेट मेटा एसिड, सो HbO2 आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेटाबोरिक एसिड। सो लिख लीजिए मेटाबोरिक एसिड। ध्यान से पढ़ते चलेंगे, साथ में पढ़ते चलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, बट साथ में पढ़ते चलना, लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होता। ऑर्थोबोरिक एसिड से आ गया आपका मेटाबोरिक एसिड। अब आयंस की बात करते हैं। अगर आप ऑर्थोबोरिक, लेट मी राइट इट हियर, ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्मूला क्या आया, H3BO3। ऑर्थो
बोरेट, अब आपको पता होना चाहिए क्या करना है। बोरेट आयन फॉर्मूला क्या हुआ, BO3 3 माइनस, जोर से बोलिए और साथ में सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट मेटाबोरिक एसिड, कितना निकाला हमने, HbO2, बोरिक है ये भी तो बोरेट आएगा। सो मेटाबोरेट आयन कितना आया, BO2 माइनस। ठीक है, ये समझ में आया। ये टाइप के एसिड्स एग्जाम में आते हैं जो कि आपने नहीं सुने होते, सो इसलिए इन्हें प्रैक्टिस करना और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब रिवाइज करते हैं फटाफट, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देती हूँ। अगर बोरिक एसिड, अगर ऑर्थो एसिड है, ऑर्थो बोरिक एसिड है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, कुछ भी है, ऑर्थो एसिड से मेटा एसिड जाना है, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस करना है। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए टॉप पे ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। ऑर्थो से मेटा जाना है माइनस H2O, -1 वाटर मॉलिक्यूल, और उसके बाद जब आपके पास एसिड्स आ गए तो एक एसिड है तो आप 8 आयंस बना सकते हैं। आई बात समझ में ना। एक और चीज, अब आपको एक क्वेश्चन देती हूं ट्राई करने के लिए। अब आप ट्राई करिए ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, मैं आपको फॉर्मूला दे देती हूं, फॉर्मूला इज H3PO4, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब आपको मुझे इसमें से देना है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला एंड दोनों आयंस का फॉर्मूला, दैट इज ऑर्थोफॉस्फेट आयन एंड मेटाफॉस्फेट आयन का फॉर्मूला। So quickly pause the video and try it out. If you have done that, then let's move ahead and I'll show you what the solution is. So orthophosphoric acid H3PO4, सबसे पहले क्या करेंगे, -H2O, वाटर माइनस करेंगे। वाटर क्यों हम माइनस कर रहे हैं, हम मेटा पे आना चाहते हैं। ठीक है, वाटर माइनस करा, HPO3, तो हमारे पास क्या बना, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बहुत साफ साफ नोट्स बनाइएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में रिवाइज करने के लिए, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड आ गया। ठीक है, अब हमें बनाने हैं आयंस। अब आयंस क्या क्या थे, आयंस क्या बनने चाहिए अब हमारे, इसका बनना चाहिए हमारा ऑर्थो फॉस्फेट आयन। सो उसके लिए क्या होगा, PO4, और जितने हाइड्रोजन हैं -3 लगा दीजिए, सो 3 माइनस। और मेटाफॉस्फोरिक का क्या बनेगा हमारा, मेटा फॉस्फेट आयन, और ये क्या बनेगा, PO3 माइनस साइन। आई बात समझ में। मैं बार बार रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज साथ में मेरे रिपीट करिए। सो लेट्स डू इट अगेन। ऑर्थोबोरिक एसिड, एक वाटर माइनस करा, मेटाबोरिक आया, दोनों एक एसिड्स हैं तो 8 आयंस बनाएंगे। 8 आयन कैसे बनता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करके और उतना नेगेटिव चार्ज लगा के। अब आए हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पे, दैट वाज H3PO4, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस किया तो क्या आया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब मेटा भी आ गया, दोनों एसिड्स आ गए, और दोनों ही हमारे एक एसिड्स है, दोनों एक एसिड्स हैं, इसलिए दोनों ने ही 8 आयन बनाया है। 8 आयन बनाने के लिए अगेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स को हटा दीजिए और उतना नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। आई होप दिस मच मेक सेंस स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताती हूं कि अब एग्जाम में आएगा क्या। नाउ लेट्स से दे हैव आस्क्ड यू टू राइट द फॉर्मूला फॉर सोडियम मेटाबोरेट। अब इसका फॉर्मूला पूछा है, अब ध्यान दीजिएगा, ईएम है इसमें, ईएम सोडियम। जब भी हमारे पास ईएम होता है, ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज, ईएम हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईएम मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, नाउ हम कैल्शियम बोलते हैं बट एन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, so calcium, magnesium, these type of ions that you have, these represent the positive charge, कि ये वो elements हैं जिनके ऊपर positive charge होगा। so इस केस में अब आपका सोडियम
would be what? It would be Na plus. बोरेट का मतलब क्या हुआ? मेटाबोरेट, इसका मैं ऑलरेडी पता है, दैट इज BO2 माइनस। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस करिए, अब क्रिस क्रॉस करके क्या आएगा आपका? NaBO2, क्योंकि दोनों पे 1 1 है, सो यू गेट नो चार्ज, सो यू गेट NaBO2। सो सोडियम मेटाबोरेट स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का पक्का से आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम Na पॉजिटिव, सोडियम है तो पॉजिटिव चार्ज है, मेटाबोरेट। अब इस पॉइंट तक आते आते आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अब आपको आयंस समझ में भी होने चाहिए और थोड़े बहुत याद होने चाहिए बाय प्रैक्टिस। ठीक है, सो मेटाबोरेट क्या हुआ? BO2 माइनस NaBO2 फॉर्मूला बना। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट यही वाला आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। नाउ if I give you another one, for example calcium, as I said, calcium, let me write it, calcium meta phosphate। अब कैल्शियम का क्या होता है? दैट इज Ca2 प्लस, ये हमें पता ही है। ठीक है, और हमारा फॉस्फेट का क्या हुआ? दैट वुड बी PO3 माइनस। अब इसमें आप क्रिस क्रॉस करिए, सो दिस विल बिकम CaPO3 होल ट्वाइस। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम मेटाफॉस्फेट। यही सब है जो स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बट मेटाफॉस्फेट हमने कैसे निकाला? मेटाफॉस्फेट जस्ट अभी तो निकालना सीखा है, ये रहा मेटाफॉस्फेट PO3 माइनस। ठीक है, और उससे पहले क्या था? हमने बोरेट भी निकाला था, ये रहा मेटाबोरेट BO2 माइनस। तो ये सारे आयंस हमने भी निकाले तो हैं, तो इसलिए आपको एसिड्स के फॉर्मूलाज तो पता ही होने चाहिए ताकि आप आयंस के फॉर्मूला निकाल सके एंड अकॉर्डिंगली आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, सो आपस में सब कुछ कनेक्ट करके रखिए दिमाग में, तभी फायदा है, कहीं से बीच में से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कैल्शियम हो गया। अब एक और नेक्स्ट ट्राई करते हैं। let me give you, okay, I'll repeat one, let me give you ऑर्थो फॉस्फोरिक। आप दोबारा ट्राई करिए, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड अभी अभी पढ़ा है, पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? H3PO4। क्विकली ट्राई करिए, अभी अभी करा था हमने एक पेज पहले, जल्दी से ट्राई करिए। -1 वाटर। ठीक है, तो -1 वाटर हम क्या देता है? हमें मेटा देता है। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, अब ये मेटा का तो समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको पायरो का समझा रही हूं, इसे ना एक बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, पायरो पे आ जाते हैं। पायरो फॉस्फोरिक एसिड। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम ऑर्थो से मेटा आते हैं तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम ऑर्थो से पायरो आते हैं तो हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक बार लिख लीजिए, फिर बताती हूं कैसे करेंगे। हाफ वाटर मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी लाइक, मैम हाफ कैसे करेंगे? हाफ कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? अब मान लो ऑक्सीजन आपके पास 4 है, हाफ कैसे कर दोगे सब्ट्रैक्ट उसमें से? ठीक है, सो हाफ कैसे होगा? ध्यान दीजिए, नाउ व्हेनेवर यू हैव to subtract half a water molecule, the first thing you'll do is आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करने की बजाय आप 2 मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। जब आप 2 मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हाफ वाटर नहीं 1 वाटर माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर किसी भी ऑर्थो एसिड को जिसमें से आप वाटर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हाफ नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ऑर्थो के ही 2 मॉलिक्यूल काउंट करेंगे। जब आप 2 मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाफ वाटर की जगह 1 वाटर हो जाएगा, तो आप 1 वाटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको एक पहले तो लिख देती हूं यहाँ पे, टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो इंस्टेड ऑफ 1, therefore instead of subtracting half molecule of
water, you will end up subtracting one water molecule. आई बात समझ में? अब एग्जाम्पल देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक लिया H3PO4. अब अगर मैं सिर्फ H3PO4 लिखूं तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो मुझे हाफ तो नहीं आता माइनस करना. मैं दो मॉलिक्यूल लूंगी. सो आप दो मॉलिक्यूल लें, इन्हें दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यू विल गेट H6P2O8. ठीक है. अब इसमें से तो वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर सकते हो, 1H2O माइनस कर सकते हो. कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? जोर से बोलो, कर सकते हो. तो अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब क्या आएगा आपके पास? दो तो हाइड्रोजन कम कर दो, H4P2O7. ये आ गया आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड. पायरोफॉस्फोरिक एसिड. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं इस पॉइंट पे कि मैम जब हमने दो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिए हैं, दो मॉलिक्यूल, तो पायरो भी दो आए हैं. भाई क्या फर्क पड़ता है, एक मॉलिक्यूल आया है, दो मॉलिक्यूल आए हैं, एसिड तो एसिड ही रहेगा. सो दिस विल बी पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करने के बाद. आई बात समझ में? नाउ लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस. कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे. Okay, now phosphoric, let me give you यही वाला लेते हैं जो हमने पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिया है. अब इसका ना आयन बनाते हैं. अगेन एक एसिड है, अब इसका आयन बनाइए. क्या करेंगे? -4 हाइड्रोजन करेंगे. -4 हाइड्रोजन करेंगे तो अब क्या आएगा? P2O7 -4 या 4 माइनस, कैसे भी लिख लीजिए, 4 माइनस लिख लीजिए. 4 माइनस, तो इसका नाम क्या हो गया? पायरोफॉस्फेट आयन. पायरोफॉस्फेट आयन. आई बात समझ में? सो P2O7 4 माइनस, ये हो गया पायरोफॉस्फेट आयन. अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से और फिर कंक्लूड करते हैं. नाउ स्टार्टिंग से करते हैं. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दोबारा से कर लो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला था H3PO4. अब इसमें से मेटा बनाना. मेटा कैसे? आपका जल्दी जल्दी होना चाहिए. अब मेटा फॉस्फोरिक एसिड, वाटर माइनस करके क्या आया? HPO3. करेक्ट. अब हमें आना है किस पे? पायरोफॉस्फोरिक पे. पायरोफॉस्फोरिक एसिड. जल्दी से किसी को जरूरत हो तो साइड में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने जस्ट यही कैलकुलेट करा है तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O7. H4P2O7. ठीक है. अब हम इनके आयन्स बनाएंगे. तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का बन गया आपका फॉस्फेट आयन. वो क्या हुआ? PO4 3 माइनस. फिर हो गया आपका मेटाफॉस्फेट आयन, वो बन गया आपका PO3 माइनस. फिर आया आपका पायरोफॉस्फेट आयन और इसका फॉर्मूला बन गया आपका P2O7 4 माइनस. आई बात समझ में? अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑर्थो से पायरो पे आने पे -1/2 वाटर कर रहे हैं और ऑर्थो से मेटा पे आने के लिए -1 वाटर मॉलिक्यूल कर रहे हैं. आई बात समझ में? ध्यान से प्लीज रिपीट करिए. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आयन बना, मेटा पे शिफ्ट होने के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल और पायरो पे शिफ्ट होने के लिए 1/2 वाटर मॉलिक्यूल हमने सब्ट्रैक्ट किया. अब इसमें हमारा नोट क्या है? नोट हमारा ये है कि बोरिक डज नॉट हैव अ पायरो. A pyro acid is not existing for all the elements or all the acids. ये बहुत ही कम के लिए एग्जिस्ट करता है और जितने रिक्वायर्ड हैं आपके सिलेबस के लिए मैं वही डायरेक्ट आपको करा रही हूँ.
ठीक है, जितने मैंने सेशन में कराए हैं उतने ही कर लोगे तो बहुत है 11th के लिए। ठीक है, और जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा मैं वैसे वैसे बता दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पायरो जितनी भी हमने भी करे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। पायरो सब के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, पायरो फॉर एग्जाम्पल बोरिक के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो आप नोट में लिख लीजिए, बोरिक doesn't have a pyro acid, so a pyro cannot be formed from it। अब एक और फटाफट ट्राई करते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से अब एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, वो पूछेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है या पायरोफॉस्फेट आयन क्या होता है, नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मेंटली पता होना चाहिए, पढ़ाई करके रिवाइज करके सब आना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, एग्जाम में आएगा फॉर्मूला लिखिए मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का। अब अगर पायरोफॉस्फेट ही नहीं पता होगा तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम, अगेन ईएम है तो पॉजिटिव चार्ज। अब ईएम कौन सा, ये वाला ईएम, ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब मैग्नीशियम का हमें पता है दैट इज Mg2+। पायरोफॉस्फेट क्या होता है, हमने पायरोफॉस्फेट अभी जस्ट कैलकुलेट किया, अब आपको बार बार रिपीट करके याद हो जाना चाहिए। पायरोफॉस्फेट इज P2O74-, सो दैट इज P2O74-। अब इसका फॉर्मूला बनाइए, सो दिस विल बी व्हाट, Mg2P2O7। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। जिन्हें खुद ट्राई करना है खुद ट्राई कर सकते हैं। सोडियम मेटाफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट भी करा है हमने, ये आयंस आपको पता होने चाहिए, एक साथ लिख लीजिएगा पूरी लिस्ट और वहां से रिवाइज करिए कंसिस्टेंटली, बार बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और सारे आयंस मत याद करने की कोशिश करिए, आप सब एसिड्स याद करने की कोशिश करिए। ऑर्थो वाले एसिड्स आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक एसिड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ऑर्थो से मेटा तो आप बना ही लेंगे और आयन भी आप निकाल लेंगे, 2 मिनट का काम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगना है। ठीक है, रट्टा मत मारना, समझ के करना, हो जाएगा। सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम का क्या है Na+, मेटाफॉस्फेट क्या है PO3-। अब इसका फॉर्मूला बना लीजिए, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी NaPO3। आई बात समझ में। अब करते हैं कंक्लूड, आज हमने क्या क्या पढ़ा। किसी को कोई भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रीच आउट करिए या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं psclassesicsc@gmail.com। आप ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम चैनल, सो आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी डाउट्स एंड कंसर्न्स। ठीक है, सो अब कंक्लूड करते हैं हमने आज क्या क्या किया। हमने सबसे पहले समझा कि अगर हमारे पास ऑर्थो है और उसमें से हम एक वाटर मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास मेटा आता है। अगर हमारे पास मेटा है और उसमें हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ऑर्थो आता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्थो है और उसमें हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास पायरो आ जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑर्थो आ जाता है। ठीक है, और हमने इससे पहले क्या कवर किया था, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक खत्म है। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या था, अगर हमारे पास एक एसिड है तो वो 8 आयन बनाएगा और अगर हमारे पास अस एसिड है तो वो 8 आयन बनाएगा। आई थिंक इतना रिपीट कर करके अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो दिमाग में बैठा होगा, नहीं बैठा होगा, नहीं बैठा तो बताना, कुछ और सोच के बताती हूँ मैं, और कोई तरीके बताती हूँ याद करने के। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि ये चार्ट पता होना चाहिए आपको, ये है कंक्लूजन, ये कंक्लूड किया है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। यहाँ पे हमारा एसिड्स एंड आयंस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आपको क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे कि किस टाइप के वो पूछते हैं। दे कैन गिव यू अ कंपाउंड एंड दे कैन आस्क यू द फॉर्मूला फॉर दैट, एंड आयंस पढ़ के और उसका सेकंड पार्ट पढ़ के कंपाउंड का आप फ्रीक आउट कर सकते हैं। सो प्लीज बेसिक से पढ़िएगा, सबकी एक लिस्ट बनाइए प्रॉपरली जो आपने खुद
खुद कैलकुलेट किया है कि कैसे कैसे सब कुछ आया है, एंड यू विल इवेंचुअली गेट देयर, एंड इट्स नॉट हार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है इन आयन से। ध्यान से करेंगे गलती नहीं होगी, समझ के करेंगे गलती नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए। So students, this is it for today's session, and we will catch up in the next one. Make sure that you are sharing our channel with your friends and you're helping us move forward. So thank you once again. We'll catch up later. Bye bye.